4 मई 1799 की रात सेरिंगापटम के किले के बाहर हजारों अंग्रेज सैनिक किले में घुसने के लिए तैयार खड़े थे। अंदर एक योद्धा था जो लड़ते लड़ते बुरी तरह घायल हो चुका था, मगर फिर भी वो झुकने को तैयार नहीं था। पर उसे सबसे बड़ा घाव बाहर से नहीं मिला था। उसके अपने मंत्री मीर सादिक ने उसी रात उसे धोखा दिया था। जब अंग्रेजी सेना किले की दीवार तोड़ रही थी तो उसी क्रिटिकल मोमेंट पर मीर सादिक ने अपनी सैनिक टुकड़ी वहां से हटा ली और अंग्रेज किले में घुस गए। तब उस राजा के सामने एक ही रास्ता था, घुटने टेको और अंग्रेजों से माफी मांगो, तब शायद जान बच जाए। लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया। अगले पल ऐसी हालत में भी उसने तलवार उठाई और किले के दरवाजे की तरफ चल दिया। जब अंग्रेजों को उसकी लाश मिली तो तब भी उसके हाथ में तलवार थी। उस वीर योद्धा का नाम था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के मरने के बाद अंग्रेजों ने जो किया वह इतिहास की सबसे बड़ी चोरी थी। हैरानी की बात, वो चोरी आज भी दुनिया के म्यूजियम्स में सजी हुई है और अपने चुराए जाने की गवाही दे रही है। भारत कभी दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। यहां सोना था, मसाले थे, कपड़ा था, ज्ञान था और सबसे बड़ी बात यह कि भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि कई शक्तिशाली रियासतों और साम्राज्यों का समूह था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वही भारत धीरे धीरे अंग्रेजों का गुलाम बन गया। टीपू सुल्तान इतिहास के उन शासकों में से है जिसने अंग्रेजों को सबसे ज्यादा डराया। एक ऐसा शासक जिसने अपने समय में ऐसी रॉकेट टेक्नोलॉजी डेवलप की जिसे देखकर पूरा यूरोप हैरान रह गया था। एक ऐसा इंसान जो अलग अलग लोगों के लिए अलग शख्सियत रखता था, क्योंकि कुछ लोग उसे क्रूर कहते हैं, कुछ फ्रीडम फाइटर और कुछ उसे भारत का पहला एंटी कॉलोनियल वॉरियर मानते हैं। लेकिन क्या टीपू सुल्तान सिर्फ एक राजा था, या फिर उसके बारे में इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी अधूरा बताया जाता है? 18वीं सदी का भारत अंदर से टूट रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे व्यापार के बहाने भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ चुका था। मराठों में आंतरिक संघर्ष थे। कई भारतीय राजा अपनी सत्ता बचाने के लिए अंग्रेजों से समझौते कर रहे थे। लेकिन दक्षिण भारत में मैसूर नाम की रियासत अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। पहले हैदर अली और फिर उनके बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को खुली चुनौती दी। यहां एक बात जाननी जरूरी है, हैदर अली खुद एक साधारण सैनिक से उठकर मैसूर के शासक बने थे। उन्होंने अपनी काबिलियत से सत्ता हासिल की थी। उनका आम सैनिक से शासक तक का सफर यकीनन संघर्षों से भरा होगा। इसलिए उन्होंने अपने बेटे टीपू को सिर्फ तलवार चलाना नहीं सिखाया, बल्कि दुनिया देखना सिखाया, सोचना सिखाया, लड़ना सिखाया और युद्ध की सफल रणनीति बनाना सिखाया। टीपू सुल्तान सिर्फ तलवार चलाने वाला राजा नहीं था, वो टेक्नोलॉजी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने वाला रूलर था। यही वजह थी कि अंग्रेज उससे सबसे ज्यादा डरते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि आयरन केस्ड रॉकेट्स की असली नींव टीपू के पिता हैदर अली ने रखी थी। 1760 में उन्होंने पहली रॉकेट कॉर्प्स बनाई। पहले उन्होंने प्रोटोटाइप्स तैयार किए, लेकिन टीपू ने उस टेक्नोलॉजी को वहां से उठाया और एक अलग ही लेवल पर ले गया। उसने आयरन ट्यूब्स की डिजाइन को और बेहतर बनाया, गन पाउडर की मात्रा बढ़ाई और रेंज लगभग 2 किलोमीटर तक पहुंचाई। सबसे बड़ी बात, एक रैंडम हथियार को एक पूरी ट्रेन रॉकेट आर्मी में बदल दिया। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये एक पूरी वॉरफेयर स्ट्रैटेजी थी जो पिता ने शुरू की और बेटे ने कंप्लीट की। इससे रॉकेट ज्यादा प्रेशर झेल पाता था और बहुत दूर तक जाता था। कुछ रॉकेट्स लगभग 2 किलोमीटर तक मार कर सकते थे। उस समय के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। टीपू की सेना में करीब 5000 रॉकेट मैन थे, जिन्हें कुशुन कहा जाता था। यह दुनिया की पहली ऑर्गेनाइज्ड रॉकेट आर्टिलरी यूनिट थी। इन्हें ट्रेन किया जाता था और इनकी टैक्टिक्स होती थी। ये कोई रैंडम हमला नहीं करते थे, बल्कि ये एक पूरी वॉरफेयर स्ट्रैटेजी अपनाते थे। 1792 और 1799 के एंग्लो मैसूर वॉर्स में इन रॉकेट्स का इस्तेमाल अंग्रेजों के खिलाफ किया गया। जब अंग्रेजी सेना पर सैकड़ों रॉकेट्स एक साथ छोड़े जाते थे तो बैटलफील्ड में हाहाकार मच जाता था। घोड़े डर जाते थे, सैनिक पैनिक में आ जाते थे। एक युद्ध में तो रॉकेट सीधा अंग्रेजों के एम्यूनिशन कार्ट पर गिरा और बड़ा एक्सप्लोजन हुआ।
अंग्रेज पहली बार ऐसी टेक्नोलॉजी देखकर शॉक में थे। लेकिन यहां एक ऐसा हिडन ट्रूथ आता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब 1799 में टीपू सुल्तान की मौत के बाद अंग्रेजों ने उसका पैलेस कब्जे में लिया तो उन्हें वहां एक मैकेनिकल टाइगर मिला। वो एक लकड़ी और मशीन से बना टाइगर था जो एक अंग्रेज सैनिक को खाते हुए दिखाया गया था। जब उसका हैंडल घुमाया जाता था तो टाइगर दहाड़ता था और अंग्रेज सैनिक की चीख जैसी आवाज निकलती थी। इस मशीन को आज भी लोग टीपूस टाइगर के नाम से जानते हैं। अंग्रेज इसे देखकर शॉक्ड रह गए थे क्योंकि ये सिर्फ खिलौना नहीं था, ये अंग्रेजों के प्रति टीपू सुल्तान की नफरत और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का सिंबल था, जैसे वो मरने के बाद भी अंग्रेजों को डराना चाहता हो। आज भी ये मशीन लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखी हुई है। लेकिन अंग्रेजों की सबसे बड़ी दिलचस्पी उस टाइगर में नहीं थी। उनकी नजर टीपू सुल्तान की रॉकेट टेक्नोलॉजी पर थी। उन्होंने पैलेस को कब्जे में लेते ही वहां से बरामद हुए सैकड़ों रॉकेट्स और उनके डिजाइन्स इंग्लैंड भेज दिए। बाद में ब्रिटिश साइंटिस्ट विलियम कंग्रीव ने उन्हीं रॉकेट्स को स्टडी करके कंग्रीव रॉकेट्स बनाए और फिर उन्हीं रॉकेट्स का इस्तेमाल यूरोप के युद्धों में किया गया, जैसे कोपेनहेगन की बॉम्बार्डमेंट में, नेपोलियनिक वॉर्स में। यानी जिस टेक्नोलॉजी ने बाद में ब्रिटिश मिलिट्री को मजबूत किया, उसकी इंस्पिरेशन भारत के मैसूर से गई थी। आज भी टीपू सुल्तान की रॉकेट्स दुनिया के म्यूजियम्स में रखी है। लंदन के साइंस म्यूजियम में, वुलविच के रॉयल आर्टिलरी म्यूजियम में। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मॉडर्न रॉकेट वॉरफेयर की शुरुआत में भारत का भी योगदान था। और यही इतिहास का सबसे अजीब सच है। जिस देश को बाद में टेक्नोलॉजी में पिछड़ा कहा गया, उसी देश के एक राजा की रॉकेट टेक्नोलॉजी ने ब्रिटिश मिलिट्री साइंस को बदल दिया। लेकिन टीपू सुल्तान के बारे में सबसे मिस्टीरियस बात सिर्फ रॉकेट्स नहीं थी। उसने अपने राज्य में फ्रेंच इंजीनियर्स बुलाए, मॉडर्न मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू की, सिल्क इंडस्ट्री डेवलप की, कॉइन सिस्टम बदला, फॉरेन ट्रेड बढ़ाया, यहां तक कि ऑटोमन एम्पायर और फ्रांस जैसे देशों से अलायंस बनाने की कोशिश की ताकि अंग्रेजों को रोका जा सके। उस समय नेपोलियन बोनापार्टे भी अंग्रेजों का दुश्मन था। इतिहासकारों के अनुसार टीपू सुल्तान और नेपोलियन के बीच संपर्क की कोशिश हुई थी। नेपोलियन ने 1798 में इजिप्ट पर कब्जा किया था और उसका अगला प्लान था कि वो भारत तक पहुंचे और टीपू सुल्तान के साथ मिलकर अंग्रेजों को हराए। अगर ये अलायंस सफल हो जाता तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। लेकिन भारत की सबसे बड़ी कमजोरी वही थी जो बार बार उसे गुलाम बनाती रही, अंदरूनी विश्वासघात। टीपू सुल्तान के खिलाफ निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठा कन्फेडरेसी ने अंग्रेजों का साथ दिया। उन्हें लगा कि अगर टीपू कमजोर होगा तो उनकी अपनी ताकत बढ़ेगी। लेकिन वे ये नहीं समझ पाए कि टीपू के बाद अगली बारी उनकी ही होगी। 1799 में जब अंग्रेजों ने सेरिंगापटम पर हमला किया, तब टीपू सुल्तान ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि उसने कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है, और फिर वो लड़ते लड़ते मारा गया। उसकी लाश किले के दरवाजे के पास मिली। कहा जाता है कि उसकी लाश देखकर एक अंग्रेज ऑफिसर ने धीरे से कहा, टुडे इंडिया इज आवर्स, क्योंकि वे जानते थे कि उस रात सिर्फ एक राजा नहीं मरा था। अंग्रेजों के खिलाफ भारत की सबसे खतरनाक दीवार टूट गई थी। लेकिन भारत के लिए यह सिर्फ एक राजा की मौत नहीं थी, बल्कि इसके साथ भारत में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे मजबूत रेजिस्टेंस भी कमजोर पड़ गया। अब यहां एक और हिडन ट्रूथ आता है जिसके ऊपर आज भी बहस होती है। कुछ लोग टीपू सुल्तान को फ्रीडम फाइटर मानते हैं, जबकि कुछ उसे धार्मिक कट्टर शासक बताते हैं। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं मौजूद है। इतिहास में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि उसने कई मंदिरों को दान दिया। श्रृंगेरी शारदा पीठम के शंकराचार्य के साथ उसका सम्मानजनक रिश्ता था। उसने अपने दरबार में कुछ हिंदू अधिकारियों को ऊंचे पदों पर रखा। वहीं दूसरी तरफ कूर्ग और मालाबार में जबरन धर्म परिवर्तन और कठोर मिलिट्री एक्शंस के आरोप भी इतिहास में दर्ज है। समस्या यह है कि आज लोग इतिहास को समझने के बजाय उसे पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं। कोई टीपू सुल्तान को पूरी तरह हीरो बना देता है तो कोई पूरी तरह विलन, जबकि असली इतिहास अक्सर ग्रे होता है। लेकिन एक बात साफ है, अंग्रेज उसे सबसे बड़ा खतरा मानते थे क्योंकि वो कॉलोनियल रूल को समझ चुका था। उसे पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार करने नहीं आई,
वो पूरे भारत पर कब्जा करना चाहती है। अगर उस समय भारतीय रियासतें एकजुट होती, अगर विश्वासघात न होता, अगर टेक्नोलॉजी और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर उसी तरह काम जारी रहता, तो शायद भारत इतनी आसानी से गुलाम नहीं बनता। टीपू सुल्तान की कहानी सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है। ये उस भारत की कहानी है जो अंदर से बंट चुका था, जहां कुछ लोग लड़ रहे थे और कुछ अपने फायदे के लिए दुश्मन का साथ दे रहे थे। और शायद यही वजह है कि इतिहास बार बार हमें एक ही सबक देता है, वो ये कि कोई भी बाहरी ताकत किसी देश को तब तक गुलाम नहीं बना सकती जब तक वो देश अंदर से कमजोर न हो जाए। अगर आपको हिस्ट्री, मिस्ट्री और हिडन फैक्ट्स से जुड़ी ऐसी वीडियोस पसंद है, जहां सिर्फ तारीखें नहीं बल्कि उनके पीछे छिपा सच बताया जाता है, तो डेली जीके को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम इतिहास की उन कहानियों को सामने लाते हैं जिन्हें या तो छिपा दिया गया या फिर कभी पूरी तरह बताया ही नहीं गया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसे रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।